हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास की फर्स्ट पोएम का है, जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है। आज हम इसके बारे में डिटेल से लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे, साथ में इसकी समरी के बारे में भी आपको बताएंगे और क्या इसमें राइमिंग स्कीम यूज की गई है और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज इसके अंदर यूज किए गए हैं, वो भी सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देख लेते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way मतलब जिस प्रकार से, एक कौवे ने, shook down का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिरा देना, on me मेरे ऊपर, जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर क्या डाल दिया, the dust of snow. dust का मीन टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण, जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण थे कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर डाल दिया फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक दतूरे के पेड़ से। हेमलॉक ट्री मतलब एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर एक दतूरे के पेड़ से कुछ बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए, उससे हुआ क्या, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे मेरे जो दिल में क्या हो गया, एक प्लेजर की फीलिंग्स आ गई और मेरा मूड जो था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच गया, ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड र्यूड, जिसके लिए मैं पश्चाताप कर रहा था। र्यूड का मतलब नीचे मीनिंग दिखा रखा है, आप देखिए, यहाँ पर है हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैं पश्चाताप कर रहा था कि मेरा बाकी का दिन भी आज ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उस छोटी सी हरकत ने, उस छोटे से मोमेंट ने मेरे पूरे दिन को क्या कर लिया, रेस्ट ऑफ डे को मेरे को सेव कर लिया, ठीक है। बिल्कुल आसान सी पोइम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं इसकी समरी के बारे में बात करूं तो ये जो पोएम है वो प्रेजेंट करती है सिंपल मोमेंट को। बिल्कुल साधारण सा मोमेंट है, एक कौवे ने बर्फ़ के कुछ कण पोइट के ऊपर गिरा दिए, बट इट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। द पोइट सेज दैट ही वाज इन ए सोरोफुल मूड एंड वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वो एक दतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उस दिन उसका जो मूड था वो सोरोफुल था, मतलब उदास था वो। और मे बी इट वाज विंटर सीजन, शायद विंटर सीजन हुआ, क्योंकि डेफिनेटली बर्फ़ तो तभी गिरती है जब विंटर सीजन होता है। एंड देयर वाज स्नो ऑल अराउंड, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और जिस पेड़ के नीचे कवि बैठा हुआ है ठीक उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा भी है। द क्रो वाज सीकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, और यहाँ पर जो क्रो है वो क्या करता है, कुछ धूल के कण, जो बर्फ़ के जो धूल के कण हैं वो गिरा देता है पोइट के ऊपर। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं स्नो के, जैसे ही उस पॉइंट के ऊपर गिरते हैं तो वो अवेकंड हो जाता है अपने थॉट से, जिन विचारों में खोया हुआ था उनसे वो बाहर निकल आता है। एंड देन नोटिस द सिंपल एक्टिविटी गोइंग अराउंड हिम, और तब देखता है उसके चारों तरफ क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ कि जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरी, वो कहाँ गिरी है ये मेंशन नहीं कर रखा कि उसके हेड पर गिरी है, शोल्डर पर या नेक पर गिरी है, कहाँ गिरी है ये मेंशन नहीं कर रखा। बट इस इंसिडेंट ने क्या कर दिया, पोइट के मूड को चेंज कर दिया, और अचानक से उसे क्या होता है, रियलाइज्ड होता है दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सोरेन। वो किस प्रकार से, मतलब दुख में अपने समय को क्या करता जा रहा था, बर्बाद करता जा रहा था, ओके। एंड नाउ ही शुड यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे इन डूइंग सम यूजफुल टास्क, और अब वो जो बचा हुआ दिन का कुछ हिस्सा है तो वो कुछ अपने यूजफुल टास्क में उसका प्रयोग करेगा, उस बचे हुए समय का। और ये जो रियलाइजेशंस है पूरे मूड को उसको चेंज कर देती है और उसे पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर देती है। उसका जो डिप्रेशंस था और जो सैडनेस है वो वॉश्ड अवे हो जाती है, किसकी वजह से, एक छोटे से इंसिडेंट से। और इंसिडेंट क्या था, लाइट शॉवर ऑफ डस्ट स्नो, की हल्की सी बारिश हुई उसके ऊपर, किसकी, उन डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो की। और इसी से क्या हो गया, उसका जो हार्ट था फिल्ड विद हैप्पीनेस, एंड ही गेट्स रेडी टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द डे इन ए गुड मैनर एंड विद पॉजिटिव वाइब्स। और इस प्रकार से उसका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है और वो खुद भी तैयार कर लेता है अपने आप को कि बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है दिन का वो एक अच्छे मैनर और पॉजिटिव वाइब्स के साथ में उसका यूज करेगा, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइम स्कीम एंड पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस पोएम। अब राइमिंग स्कीम क्या बन रही है इसकी, और पोएटिक डिवाइस कौन कौन से इसमें प्रयोग किए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, तो फर्स्ट दोनों लाइनों का आपस में मैच नहीं हो रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का भी आपस में नहीं हो रहा है। द वे ए क्रो द डस्ट ऑफ स्नो, हाँ ये हो रहा है, तो ये हमारी ए हो गई, ये हमारी ए हो गई है।
और मी और ट्री का हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको बी किया, इसको भी बी किया, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका राइमिंग स्कीम, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ए बी हो जाएगा। और सेकंड स्टेंजा की अगर बात करें तो सेम उसी प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर सी हो गया है, थर्ड का भी सी हो गया है, सेकंड लाइन का डी मूड और र्यूड, हार्ट और पार्ट, ठीक है। सेकंड स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई आपकी, सी डी, ठीक है। तो ये थी आपकी राइमिंग स्कीम, जो राइम स्कीम जो इस पोइम में यूज की गई है। अब हम बात करते हैं अपने पोइटिक डिवाइस की। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पोइटिक डिवाइस के बारे में जानने से पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि डेफिनेशन होती क्या है पोइटिक डिवाइस। ये क्या चीज़ है ये पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस जिसको हम बोलते हैं। एक टेक्निक होती है डियर स्टूडेंट, जो राइटर के द्वारा यूज की जाती है ताकि वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, डीपर मीनिंग उनका कन्वे कर पाए और अपनी राइटिंग को क्या कर सके, थोड़ा सा इन्हेंस कर सके। ये लिटरेरी डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी पोइम के अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है वो है एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, ठीक है। ये देखिए एक लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पर ऊपर वाले में हैज़, देखिए हैज़ की बार बार क्या हो रही है, यहाँ पर आपको एक साउंड दिखाई देगी, सेम लेटर की साउंड बार बार में, हैज़, हार्ट, सेव्ड, सम, तो यहाँ पर सह की आवाज़ आ रही है, ऊपर वाले में है की आवाज़ आ रही है, और यही क्या है, अनुप्रास है, ठीक है, एलिट्रेशन है, द ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड। और ये दोनों लाइनों के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एलिट्रेशंस मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पोइटिक डिवाइस है वो है इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्या होता है, जब स्ट्रक्चर को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कवि क्या कर देता है, चेंज कर देता है, क्या बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए उसको, और यही जो पोइटिक लाइसेंस है उसे क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन बोल देते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेंजा को पढ़कर देखोगे, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट के ऊपर ये शब्द नहीं लिखा गया, ये सेंटेंस नहीं लिखा गया है। ये सेंटेंस सिंपल सा भी लिख सकता था, द क्रो सुक डाउन ऑन मी, सॉरी, द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, की कौवे ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा दिया, कहाँ से, एक हिमलॉक ट्री से। पर इसने कुछ और ही बताया, देखिए द वे ए क्रो, कि जिस प्रकार से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराई, बाद में उसने बताया गिराया क्या, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, वैसे होना चाहिए था सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, ऐसे होना चाहिए था, पर इसने क्या कर दिया, पोइट ने क्या कर दिया, उसको इन्वर्ज कर दिया, उलट दिया, क्या बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए। जैसे कि हमने पीछे वाली अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ी थी कि राइम स्कीम क्या है, उस राइम को बनाने के लिए इसने क्या कर दिया, उसे उलट दिया है, और ये क्या बन गया आपका, इन्वर्जन बन गया, ठीक है, इन्वर्जन बन गया। ये आपका पोइटिक डिवाइस था, पोइटिक लाइसेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। और उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमने यूज किया है एजोनेंस का इसमें, और वो एजोनेंस क्या है, अगर कोई वोवल की साउंड बार बार में आपको प्रभावशाली दिखाई देती हो तो वो क्या हो जाता है, वो एजोनेंस बन जाता है। जैसे देखिए सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, तो ओ की जो आवाज़ है, ओ की जो साउंड है वो क्या है, प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, ज़्यादा प्रभावशाली है, तो यहाँ पर थर्ड पोइटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, एजोनेंस हो गया है। और अगर फोर्थ हम पोइटिक डिवाइस की बात करें तो वो है इंजैममेंट, ठीक है। और इंजैममेंट क्या होता है, जब आप सेंटेंस को लिखते हैं और वो आगे वाली लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार के चला जाता है तो उसे इंजैममेंट बोल देते हैं। देखिए आप ऊपर से स्टार्ट करके लास्ट तक पहुंचोगे तो केवल एक फुल स्टॉप लगा रखा है, ठीक है। जब भी सेम सेंटेंस कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन में विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, देन इट इज़ कॉल्ड इंजैममेंट, तो इसे इंजैममेंट बोल देते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके पोइटिक डिवाइसेज जो इसके अंदर यूज किए गए हैं। एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ द पोइम्स, तो बिल्कुल सिंपल सी समरी है कि जो कवि है वो काफ़ी सोरोफुल मूड में था और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। यहाँ पर दोनों चीज़ों का देखिए, क्रो को भी हम ओमनियस मानते हैं, अशुभ मानते हैं, और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पेड़ है, यहाँ पर मैपल वगैरह या पाइन का भी यूज कर सकता था, पर कवि ने यहाँ पर उदासी को दिखाने के लिए यहाँ पर क्रो को और हेमलॉक ट्री को यूज किया गया है, ठीक है। और विंटर सीजन में जब चारों तरफ बर्फ़ पड़ी होती है तो वहाँ पर वो बैठा होता है उस पेड़ के नीचे, मतलब उदासी में है, और अचानक से एक छोटे से लिटिल इंसिडेंट ने उसके मूड को पूरा चेंज कर दिया, और इस प्रकार से जो बाकी रेस्ट ऑफ जो डे था उसका वो क्या कर सकता था, उसको यूज कर सकता था किसी यूजफुल टास्क के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी बहुत ही यूजफुल सी पोइम, शॉर्ट थी पर डीपर मीनिंग वाली पोइम थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। आई होप आपको ये पोइम पसंद आई होगी।